अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्ड्स बायोलॉजी। तो आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इकोसिस्टम। तो इससे पहले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एनवायरनमेंट के बारे में, हमने पढ़ा था इकोलॉजी के बारे में। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? देखो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसके आसपास का जो सराउंडिंग होता है, जो चीज़ें उस सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, वो उसका एनवायरनमेंट होता है। जैसे एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो ये आता है एनवायरनमेंट में। फिर हमने पढ़ा था इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, उसका किस तरह का इंटरेक्शन है विद इट इज़ एनवायरनमेंट, जो उसके आसपास जो लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग्स है उनके साथ किस तरह का इंटरेक्शन जो है, उसको जब हम स्टडी करते हैं, उस चीज़ को हम, उस इंटरेक्शन को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं इकोलॉजी। तो आज का टॉपिक है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम देखो, एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसमें प्लांट्स भी प्रेजेंट है, एनिमल्स भी प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट है, ह्यूमंस प्रेजेंट है, और साथ साथ में एबायोटिक चीज़ें जैसे लैंडस्केप हो गया, वेदर हो गया, एयर हो गया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉइल, वाटर, ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग है, ये सब मिला के क्या बनती है? बनता है एक इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या प्रेजेंट होती है? कम्युनिटी। कम्युनिटी का क्या मतलब होता है? देखो, मान लो ये एक एनिमल है, ठीक है, ये एक एनिमल है, एक स्पीशीज है, ये एक इंडिविजुअल है, इसको हम कहेंगे एक इंडिविजुअल। जब इसके जैसे और बाकी एनिमल्स जो है इकट्ठे हो जाते हैं, उस टाइम इनको कहते हैं पॉपुलेशन। ये हो गई इस स्पीशीज की पॉपुलेशन, ये हो गए क्रोज, ठीक है, ये क्रोज हो गए, ये हो गई क्रोज की पॉपुलेशन, ये हो गए बीज, हनी बीज, ठीक है, ये हो गई इस हनी बीज की पॉपुलेशन। तो स्पीशीज का मतलब वो ऑर्गेनिज्म होता है जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, ठीक है, जिन आपस में ब्रीडिंग हो सकती है, ये आपस में ब्रीड कर सकते हैं, ये आपस में ब्रीड कर सकते हैं, ये आपस में ब्रीड कर सकते हैं, ये और ये आपस में ब्रीड नहीं कर सकते, ये और ये आपस में ब्रीड नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई ये इनकी स्पीशीज़ है, ये अलग स्पीशीज़ है, ये अलग स्पीशीज़ है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ स्पीशीज को कहते हैं पॉपुलेशन। देखो, ये एक पॉपुलेशन हो गई, ये दूसरी पॉपुलेशन हो गई, ये तीसरी पॉपुलेशन हो गई। यहाँ पे आ गए हमारे इंसान, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, ये इनकी अलग से पॉपुलेशन है, ठीक है, ये आपस में ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो एक जगह पे जब अलग अलग पॉपुलेशन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और साथ में बाकी एबायोटिक चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया, लैंडस्केप हुआ, एयर हुआ, वाटर हुआ, माउंटेन्स हुए, लेक्स हुए, पॉन्ड्स हुए, ये सब चीज़ें जब होती हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। दैट मीन्स इकोसिस्टम में क्या होती हैं? कम्युनिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग पॉपुलेशन प्रेजेंट होती हैं। तो वही जो है आपस में इंटरेक्ट करती हैं विद, आपस में इंटरेक्ट करती हैं, एबायोटिक जो एबायोटिक चीज़ें हैं उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो ये एक इकोसिस्टम बनाती है। अब एक इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी में क्या फ़र्क है? देखो, इकोलॉजी में हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं, तो इकोसिस्टम ये खुद है, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है, इकोसिस्टम हम इसको कहेंगे। लेकिन इकोलॉजी जो है, हम जब हम इसको स्टडी करते हैं, जैसे बायोलॉजी हम बोलते हैं, जोलॉजी हम बोलते हैं, बॉटनी हम बोलते हैं, हम वो स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट स्टडी करते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं? यहाँ पे हम इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे हैं। तो ये होता है इकोलॉजी का मीनिंग। तो इकोसिस्टम में क्या है? अलग अलग पॉपुलेशन जो है आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अर्थ पे सबसे जो लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम है वो कौन सी है, तो आपका क्या आंसर होगा? अर्थ पे सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है? वो है ओशन, क्योंकि अर्थ पे 70% जो है वो वाटर है। आप देखो, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, ये है अटलांटिक ओशन है, कितने बड़े बड़े ओशंस हैं।
अर्थ को कितना इन्होंने घेर के रखा हुआ है, 70% घेर के रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली जो इकोसिस्टम होगा, जो ओशन के अंदर इकोसिस्टम है, अगर आप ओशन के देखोगे एक्वाटिक एनिमल्स हैं वहाँ पे, वाटर है वहाँ पे, बाकी चीज़ें हैं, कोरल रीफ्स वगैरह वहाँ पे हैं, तो वो उनका अलग अलग ही इकोसिस्टम बनता है। तो इकोसिस्टम की क्या डेफिनेशन, एक जोग्राफिकल एरिया, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है ना, तो टेरेस्ट्रियल से ये अलग हो जाता है ना। ज़मीन हम इस तरफ लेंगे, ये अलग ज़मीन, अगर हम देखो इकोसिस्टम हम किसी को भी ले सकते हैं। इकोसिस्टम हम एक ट्री को भी मान सकते हैं, क्योंकि ट्री के ऊपर क्या रह रहे हैं, बर्ड्स रह रहे हैं। तो फ्रूट्स कौन खा रहा है, ह्यूमंस फ्रूट्स खा रहे हैं। तो सॉइल से वाटर जो है जा रहा है, तो इंटरेक्शन हो रही है, लिविंग इसमें इंटरेक्शन हो रही है। देखो यहाँ पे एक स्पीशीज़ है, ये दूसरी स्पीशीज़ है, ये तीसरी स्पीशीज़ है, यहाँ पे बैक्टीरिया है, ये चौथी स्पीशीज़ है, यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स है, सॉइल है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इंटरेक्शन हो रही है। तो इसको भी हम कहेंगे एक इकोसिस्टम है, तो इसको भी हम तो हमारे तक है हम कितने को हम इकोसिस्टम समझे, ठीक है। तो अगर हम बड़े लेवल पे देखेंगे, हम टेरेस्ट्रियल का जो इकोसिस्टम है वो अलग से देखेंगे, फिर हम एक्वाटिक जो देखेंगे वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोसिस्टम आता है ओशन का, ठीक है। ओशन जो है अर्थ पे लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। तो अगर हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम की, वो कौन सी इकोसिस्टम है, वो है हमारा अमेज़न रेन फॉरेस्ट। देखो जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है अर्थ को। यहाँ पे प्लांट्स है, यहाँ फ्लोरा फोना, मतलब रिच फ्लोरा फोना है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है कंट्रीब्यूट करता है अर्थ को। तो इम्पॉर्टेंट जो है वो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो कौन सी ऐसी इस इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है जिसको इकोसिस्टम की इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ माना जाता है, वो माना जाता है बीज को, मधुमक्खियों को। तो ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि अगर इस दुनिया पे बीज जो है एक्सटेंड हो जाएंगी तो ह्यूमन की पॉपुलेशन भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इकोसिस्टम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो इकोसिस्टम, वो कौन सी है, बीज। तो यहाँ तक हो गया ये। अब हम देखते हैं कि इकोसिस्टम के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, देखो मान लो एक घर है, उसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या उसके कंपोनेंट्स है, क्या क्या एस्पेक्ट है उसमें। अच्छा उसमें फैमिली मेम्बर्स हैं, अच्छा उसमें खाना क्या पकता है, खाना किस टाइम पे पकता है, ठीक है। उनके सोने का पैटर्न कैसा है, ठीक है, उनकी आपस में इंटरेक्शन कैसी है। तो वो चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे ना, तो इकोसिस्टम में भी कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। तो जो हो रहा है वही हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें एनर्जी फ्लो। क्या पढ़ेंगे, एनर्जी फ्लो, कि इसमें जो है एक इकोसिस्टम में एनर्जी किस तरह से फ्लो होती है। अब आप बोलोगे एनर्जी कहाँ से आती है, तो हमारा जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कहाँ से आता है, वो कौन सा है, वो है सन। अब आप बोलोगे सन कैसे है, क्योंकि हाँ हमें तो अगर सूरज ना भी हो हम तो प्लांट्स खा लेंगे, हम तो ये खा लेंगे, मीट फिश खाएंगे, चिकन खा लेंगे, तो हमें वहीं से एनर्जी मिलेगी। तो हमें सन की क्या ज़रूरत है, लेकिन सन की किसको ज़रूरत है, प्लांट्स को। किसको ज़रूरत है, प्लांट्स को। तो हम कहेंगे चलो ठीक है हम प्लांट्स खाएंगे नहीं, हमें प्लांट्स नहीं खाने, हम सर्वाइव करेंगे मीट पे, फिश पे, चिकन पे, तो हमें वहीं से एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन जो मैं आपको बोल रही हूँ चिकन, मटन, लैम वगैरह, वो सब कहाँ से अपना खाना ढूंढते हैं, वो डिपेंड है इस पे, प्लांट्स पे। अगर आप चिकन को ले लो, वो खुद मक्की के दाने, चावल के दाने, बाकी जो है वो तो प्लांट से लेगा ना, वो तो प्लांट से आ रहा है। तो प्लांट किस पे डिपेंड है, प्लांट अपनी जो एनर्जी है वो कहाँ से ले रहा है, वो ले रहा है सन से। तो ठीक है, तो हम कहेंगे अच्छा चलो हम ये जो है फ़िश खाते हैं, लेकिन फ़िश जो है वो भी खुद जो ओशन के ऊपर वो ये होते हैं, प्लैंकटन प्रेजेंट होते हैं, फाइटोप्लैंकटन वगैरह, वो भी प्लांट से आते हैं ना, एल्गी वगैरह वो भी प्लांट्स है। तो वो भी किस पे डिपेंड है, वो सन पे डिपेंड है। तो लैम्ब है, अगर हम मटन खाएंगे तो वो भी प्लांट से खाएगा, वो भी हर्बीवोर है, वो भी इस पे डिपेंड है। तो दैट मीन्स सभी ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये खुद किस पे डिपेंड है, सन पे। तो सन के और एनर्जी कहाँ से ढूंढने हम जाएंगे, तो सन ही जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है जिनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, वो विदाउट सनलाइट जो है फूड प्रिपेयर करते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। लेकिन हम इन बैक्टीरिया क्या करेंगे, तो पूरी वर्ल्ड जो है वो थोड़ी इन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के खाने पे डिपेंड है,
ठीक है, वो प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड है। तो इन प्लांट्स को क्या हम कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स जो खुद खाना प्रिपेयर करते हैं, ऑटो मीन्स जो खुद खाना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं ऑटोट्रॉफ्स? ये जो सनलाइट है जिसको हम कहेंगे लाइट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। फूड बनाते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, हो गया ये। अब देखो एक चीज़, अब सन से जितनी भी लाइट पड़ती है अर्थ पे, क्या वो सब की सब यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स? नो। लेस देन 50% जो है प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। 50% से कम जो है प्लांट जो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन करते कितने हैं? एक्चुअल में कितना यूज़ करते हैं? एक्चुअल में यूज़ करते हैं 2 से 10%। तो ये फिगर आप याद रख देना, एक्चुअल कितना यूज़ करते हैं और कितना कर सकते हैं, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, ठीक है। PAR मतलब कितना कर सकते हैं इस सनलाइट से यूज़ करके, कितने परसेंट जो है यूज़ करके फोटोसिंथेसिस कर सकता है प्लांट्स को कहते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। अब थोड़ा सा हम एक एग्जांपल देखेंगे। देखो ये प्लांट है, ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रोड्यूसर। क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर। इसको कौन कंज्यूम कर रहा है? एक चिकन, ठीक है, एक चिकन इस पे डिपेंडेंट है, इसको कहेंगे हम कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद फिर इसको कौन खा रहा है? इसको खा रहा है एक फॉक्स। इस फॉक्स को कौन खा सकता है? एक लायन। तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, पहला कंज्यूमर इसको हम कहेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, दूसरा कंज्यूमर, इसको हम कहेंगे टर्शरी कंज्यूमर। तो लायन को तो कोई खा नहीं सकता बाद में लास्ट में, तो ये हो गया टर्शरी, ये टॉप लेवल पे आता है। तो इनकी लेवल्स होती है, देखो, तो इनकी लेवल्स होती है। तो ये आता है पहली ट्रॉफिक लेवल 1 पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, इसकी ट्रॉफिक लेवल क्या है? T4, ठीक है। अब देखो, अब जो यहाँ से एनर्जी यहाँ पे चले गई, वो हो गई ट्रांसफ़र इसमें, फिर ट्रांसफ़र इसमें हो गई, फिर ट्रांसफ़र इसमें हो गई, ठीक है। इसने इसको कंज्यूम किया, जो इसमें एनर्जी थी वो इसमें ट्रांसफ़र हो गई। तो इस तरह से टर्शरी T4 तक जो है एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस टाइप ऑफ चेन को, इस टाइप ऑफ, ये फूड चेन हुई ना एक किस्म की, ठीक है, ये इसको खा रहा है, इसको, ये फूड चेन हो गई। तो इस टाइप ऑफ फूड चेन को कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। क्या कहते हैं? ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, जो फूड चेन का जो स्टार्ट कौन करता है? वो प्लांट्स करते हैं। तो जिस फूड चेन में प्लांट्स जो है स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको हम कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। तो क्या सिर्फ ग्रेजिंग फूड चेन ही यहाँ पे होती है? और किसी तरह की फूड चेन होती है? एक और तरह की फूड चेन होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो होती है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। देखो क्या होता है, एक और तरह की फूड चेन भी यहाँ पे होती है। वो क्या होती है? देखो, जो प्लांट्स हैं, अब ऐसा तो नहीं है ना कि सारा का सारा प्लांट्स चिकन खा जाएगा, या बाकी जो हर्बीवोर वगैरह है, डियर है, बाकी है, शीप है, वो खाएगा। कुछ पार्ट इसका, जैसे पत्ते हैं, वो ज़मीन पे गिर रहे हैं, स्टेम गिर रही है, फ्रूट गिर रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा हर्बीवोर जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो ही खा जाएगा। तो उसी तरह जैसे ये चिकन है, अब ऐसा तो नहीं कि जिस घर में चिकन 10 चिकन है, 20 चिकन है, उनको सारे के सारे लोमड़ी खा जाएगी, फॉक्स खा जाएगी, कुछ बीमार हो जाएंगे, कुछ मर जाएंगे, ठीक है। तो वो रख लेते हैं हम यहाँ पे डेड, या जो ये एक्सक्रीट करेंगे वो भी हम रख लेते हैं यहाँ पे।
अब देखते हैं ना इनका क्या होगा, वो हम आगे देखते हैं। अब जैसे फॉक्स है, ये भी नेचुरल डेथ से मर जाएंगे। तो लॉयन कैसे मरेगा? लॉयन या तो हंगर से मर जाएगा, या तो जब इसकी एज हो जाएगी उससे मर जाएगा, या कोई बीमारी इसको हो जाएगी तो उससे मर जाएगा। तो अब जितना भी ये डेड जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका सफाया कौन करता है? देखो जैसे यहाँ पे ये पड़े हुए हैं, ये लीफ पड़ा हुआ है, फ्रूट्स पड़े हुए हैं, तो जो अर्थवर्म होती है ये क्या काम करती है? ये इस चीज़ को ब्रेक डाउन करती है इनटू स्मॉलर पीसेस। उसके बाद इस पे कौन एक्ट करता है? इस पे एक्ट करते हैं बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई। ये इसको बिल्कुल ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी साफ रहता है, क्योंकि ख़त्म करते हैं ना इसको। अब ये जितना भी डेड, तो इसका मतलब एक और जो है, एक और फूड चेन चल रही है जिसको कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन। तो डेट्राइटस फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? वो होती है डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, डेड से स्टार्ट होती है और इसको फिर ये डिकम्पोज करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, क्योंकि देखो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है वो इसने भी खाए, वो इसने भी खाए, तो न्यूट्रिएंट्स हर में प्रेजेंट है। तो जब इनकी डेथ हो जाती है, जब ये सॉइल में चले जाते हैं, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है दोबारा से सॉइल में रिसाइकल हो जाते हैं। फिर से वहाँ पे कोई सीड, नया प्लांट बनेगा, या पहले से कोई प्लांट होंगे वो इसको यूज़ करेंगे। तो अब इन्होंने क्या बनाए? न्यूट्रिएंट्स बन गए हैं। सॉइल में क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। अब इनको फिर से कौन अपटेक करेगा? प्लांट्स अपटेक करेंगे। तो दैट मीन्स ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये दोबारा से कहाँ रिसाइकल हो गए, ये फिर से जो है प्लांट्स ने यूज़ किए, फिर से उसको फिर प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, फिर से वो उनकी डेथ हो गई, फिर से उनको वो डिकम्पोज हो गए, वो फिर से न्यूट्रिएंट्स ऐड हो गए, फिर से न्यूट्रिएंट जो है रिसाइकल हो गए। तो ये जो है न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग होती रहती है एनवायरनमेंट में। तो ये जो डेट्राइटस फूड चेन है ये ज़्यादा बड़ी है किससे? ग्रेजिंग फूड चेन से। तो ये पॉइंट भी आप याद रखो, जो डेट्राइटस है ये बिगर है किससे? ग्रेजिंग से। वो क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी जो है पास ऑन होता है। ग्रेजिंग में इतनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स पास नहीं होते, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स है वो पास ऑन होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया एनर्जी फ्लो का। देखो आज हमने सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देखा एनर्जी फ्लो का, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से सन जो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये इसकी वजह से प्रोड्यूसर जो हैं, प्लांट्स जो हैं, ऑटोट्रॉफ जो है अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो इस पर फीड करता जा रहा है, उसमें जो है एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इस टाइप को कहते हैं हम ग्रेजिंग फूड चेन। लेकिन एक और फूड चेन एग्जिस्ट होती है, उसका नाम है डेट्राइटस फूड चेन। ये ज़्यादा बड़ी है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो है पास ऑन हो रहा है। इसमें क्या होता है, जब इनकी डेथ हो जाती है या फिर जो इनका एक्सक्रीटरी एजेंट्स है उस पे जो एक्ट करते हैं ये अर्थवर्म वगैरह, और उसको ब्रेक डाउन करते हैं। फिर बाद में बैक्टीरिया, फंगस को फर्दर डिकम्पोज करके जो है उसकी वजह से जो है न्यूट्रिएंट्स रिलीज होके फिर दोबारा से जो प्लांट्स हैं वो उसको अपटेक करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक अबाउट इकोसिस्टम और एनर्जी फ्लो पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका दूसरा कंपोनेंट जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।